Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of lesson number 4 chemistry class 10 CBSE board, and lesson number 4 is carbon and its compound, and the topic is ethanoic acid. So let's start the topic ethanoic acid. ethanoic acid इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। पहले इसके बारे में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन ले ले। एथेनोइक एसिड है क्या? तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। कॉमन नेम जो है इसका ये है एसिटिक एसिड। दूसरी चीज IUPAC नेम। IUPAC नेम जो है वो है एथेनोइक एसिड। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ये है CH3COOH। फिर आप इसका जो स्ट्रक्चर है ये है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। और इसका भी और आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जाता है RCOOH, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। R मीन्स रेडिकल एंड दिस इज CH3। इसको है और ओपन करके लिखा जाए अगर तो C डबल बॉन्ड OH। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है एथेनोइक एसिड का। ठीक है। और एथेनोइक एसिड जो है इट इज सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यह जो है जो होमोलोगस सीरीज है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका ये सेकेंड मेंबर है। जो फर्स्ट मेंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, या उसी का एक और भी नाम है मेथेनोइक एसिड। इसका नाम हो गया है एथेनोइक एसिड बिकॉज इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फर्स्ट मेंबर इज मेथेनोइक एसिड। क्लियर है? तो ये सारे इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम, केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। क्लियर है? एंड 5 से 8% a solution of 5 to 8% acetic acid and water is called vinegar. A solution of 5 to 8% acetic acid and water is called vinegar। और विनेगार जो होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सिरका। सिरका सभी लोग खाते हैं। और इसका यूज कहाँ पर होता है? इस सिरके का यूज जो होता है पिकल्स, अचार बनाने में किया जाता है। ठीक है। दिस विनेगार इज used to protect the pickles। अचार बनाने में, उसको प्रोटेक्ट करने में इसका यूज होता है। ठीक है। तो ये तो सारे इसके इंट्रोडक्शंस हो गए। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ एथेनोइक एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम लोग जानेंगे। फर्स्ट, एथेनोइक एसिड इज अ लिक्विड एंड इट हैव अ पंजेंट स्मेल। इसके पास एक काफी तीखा या कहा जाए काफी अलग सा स्मेल होता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो हो जाएगी, इट इज कलरलेस pungent smelling liquid। पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। यह जो है एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। एंड सेकेंड वन इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसको फ्रीज कर दिया जाए, अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट is 290 Kelvin and its boiling point is 391 Kelvin। अगर इसको हम लोग ठंडा कर दे, कूल कर दे तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज 290 Kelvin and boiling point 391 Kelvin। And third property is ethanoic acid is miscible in all proportion of water। मेथेनोइक एसिड जो होता है वाटर के किसी भी अमाउंट में डिसॉल्व होता है, बढ़िया से मिक्स हो जाता है। जिस तरह से ऑयल एंड वाटर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे चला जाता है, उस तरह का सिचुएशन नहीं आता है। एथेनोइक एसिड जो है बिल्कुल वाटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। एंड अब इसकी हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जब भी लिखी जाती है आपको हमेशा उसमें कोई ना कोई रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी चेंजेज हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट जो है एथेनोइक एसिड है, तो ये लिटमस पेपर जो होता है, एसिड क्या करता है, कोई भी एसिड हो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है और रेड को अगर हम लोग एसिड में डाल दें तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या करता है, इट चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड की प्रॉपर्टी है ये, इट चेंज या इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। यह जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं और किसी मेटल के साथ इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। तो लिखेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है।
जब हम लोग एक्टिव मेटल, तो सबसे एक्टिव मेटल जो होता है दैट इज सोडियम एंड देन पोटेशियम, तो हम लोग इसका जो रिएक्शन है वो सोडियम के साथ लिखेंगे। when ethanoic acid react with sodium then sodium acetate is formed। जब भी एथेनोइक एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ या अगर आप कह दें सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट जो होता है फॉर्म होता है, और इस प्रोसेस में सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो इस यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एथेनोइक एसिड react with ethanoic acid react with sodium metal and sodium acetate is formed। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे रिएक्शन लिखना पड़ेगा CH3 COOH प्लस Na। सोडियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH3 COONA प्लस H2। यहाँ पे रिएक्शन लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले लर्न रहेंगे तो आप रिएक्शन काफी आसानी से लिख लेंगे। तो जैसे हमको ये पता है कि एथेनोइक एसिड जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसीटेट बनेगा, तो हमको सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो उसका जो फॉर्मूला है CH3 COONA, और हाइड्रोजन गैस जो होता है इसमें से इवॉल्व होता है। अभी ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से इंटू करेंगे। तो जब यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ भी 2 से एंड देन यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो है केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विथ बेस, कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो when an acid and a base react together salt and water is formed। जब भी कोई एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो एसिटिक एसिड या तो है एक एसिड है, इसको हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई साल्ट बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है ना। तो चलिए वो लिखते हैं रिएक्शन विथ बेस। थर्ड, reaction with base, it react with base and form salt and water। एथेनोइक एसिड जो होता है किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन का ही नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है, एथेनोइक एसिड इट मींस CH3 COOH, दिस इज एथेनोइक एसिड। हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ प्लस NaOH, बनेगा सोडियम एसीटेट, इट मींस CH3 COONA प्लस वाटर H2, दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट और सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट भी इसको आप कह सकते हैं, और दिस इज अ साल्ट, यही जो है एक साल्ट है। तो जब एसिटिक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई कि जो एथेनोइक एसिड है वो क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है।
क्लियर है ना? अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। द टॉपिक इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप अभी आपने पढ़ा CH3COOH, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ वाटर देन एन एस्टर इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। मतलब एस्टर बनाने की जो प्रोसेस होता है, एस्टर बनाने की जो विधि होती है, जो मेथड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो एस्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एस्टर, ये एस्टर है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किस अल्कोहल के साथ हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड एस्टर इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसी रिएक्शन के बाद, इसी रिएक्शन के थ्रू जो एस्टर है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे। और यह एस्टरिफिकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे वो यूपी बोर्ड हो, दोनों में पूछता है। ठीक है, इसलिए काफी अच्छे से इसको याद करिएगा। चलिए लिखते हैं एस्टरिफिकेशन। when carboxylic acid react with alcohol then alcohol in presence of डाइल्यूट H2SO4 नहीं होगा, सॉरी, कौन H2SO4 होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 then an ester is formed. This reaction is called एस्टरिफिकेशन। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो देखिए, किसको रिएक्ट करवाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरीके से, CH3COOH प्लस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाना है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और ये जो दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3, यहाँ से जो बनेगा वो हम लिखेंगे CH3 और C2H5। देखिए, इसका CH3 और C2H5 आके यहाँ पे जुड़ गए, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला। तो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या होगा कि इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा। जैसे हमने पहले ही आपको कहा था कि जब भी आप रिएक्शन लिखने जाएं, जो भी रिएक्टेंट है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट हो गया एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। फिर यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट हो गया एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। आप चाहे तो डायरेक्टली याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रटना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट उसको याद नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। नो, इस तरह नहीं हो पाएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो और इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो CH3COO C2H5 दिस इज एन एस्टर। इसी का नाम जो है एस्टर है। ठीक है, अब बाकी क्या बच रहा है? यहाँ का सेकेंड और यहाँ का OH जो सेकेंड पार्ट है, तो ये दोनों मिलेंगे तो H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी नहीं बल्कि अल्कोहल के साथ एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन एस्टर इज फॉर्म। कंसंट्रेटेड H2SO4
कॉन्क, यहाँ पे कॉन्क लिखना पड़ेगा, कॉन्क H2SO4। और ये दोनों इस तरह से रिएक्शन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनको हीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉन्क H2SO4 इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह निशान लगाते हैं। ये डेल्टा का साइन ये बता रहा है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये जो नीचे आपने ट्रायंगल बनाया है ना, इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। और डेल्टा किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता है तो ये प्रेजेंट करता है कि हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 देन एन एस्टर एंड वाटर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अब एस्टरिफिकेशन हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ 1 2 ना लिखे तब भी चल जाएगा, आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है 1 2। हालांकि रिएक्शन में लिखा नहीं जाता है, कभी भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो इस तरह 1 2 लिखकर उसमें दिखाते नहीं है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए 1 2 हमने लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है स्पोनिफिकेशन। अब ये स्पोनिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो चलिए स्पोनिफिकेशन क्या होता है, या एक और भी आता है इसके पहले का टॉपिक, चलिए इसी को पहले लेते हैं। स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन। अब ये स्पोनिफिकेशन क्या है, यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों को रिएक्शन करवाया है, तो एस्टर बना है, वाटर बना है। स्पोनिफिकेशन क्या होता है, जो है इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट कैसे है कि जब हम लोग किसी एस्टर को, किसी भी एस्टर को, मतलब इस एस्टर को हीट करा जाए तो क्या होगा, हमको फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल दोनों मिल जाएंगे। इसी रिएक्शन को कहा जाता है स्पोनिफिकेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, when an ester is heated with dilute NaOH solution, it converted into the original alcohol and sodium salt, alcohol and carboxylic acid. This reaction is called sponification reaction. ठीक है, it is reverse of या opposite of esterification। ठीक है, क्या है कि एस्टरिफिकेशन आपने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को जब हम लोग कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एस्टर बनता है और वाटर बनता है। स्पोनिफिकेशन क्या है, तो इसका रिवर्स है। जब हम लोग एस्टर को हीट करते हैं या एस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो ये रिवर्स होता है, स्पोनिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। अब इसका हमको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में होता है। इसके जो भी केमिकल रिएक्शन लिखे जाते हैं वो 2 स्टेप में लिखे जाते हैं, एक स्टेप में नहीं होता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टर जो है, एस्टर क्या है, ये है, तो इसको लिखेंगे CH3COO
C2H5, ये एक एस्टर है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, NaOH के साथ हीट करें। इसको थोड़ा सा हीट कर दिया जाए, NaOH के साथ, NaOH का सॉल्यूशन लेकर उसके साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, C2H5OH। ठीक है, नो 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 नो, C2H5OH बनेगा, जैसे इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना तो CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट एंड अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब अल्कोहल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसी अल्कोहल को, ये जो अल्कोहल बना है ना, इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या तो अल्कोहल को नहीं, सॉरी, इसको सोडियम एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, CH3COONA प्लस H2O, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हीट करा जाएगा तो CH3COOH प्लस C2H5OH। दिस इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। इसको थोड़ा सा फिर से समझिए, क्या है स्पोनिफिकेशन? इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन जो है रिवर्स है किसका, एस्टरिफिकेशन का। तो रिवर्स क्या है कि जब हम लोग एस्टर को किसी NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो सोडियम एसीटेट एंड अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब अल्कोहल तो मिल गया, सोडियम एसीटेट को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्पोनिफिकेशन। इसी रिएक्शन का जो नाम दिया जाता है वो होता है एस्पोनिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद एक और भी रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन जो है वो है फर्मेंटेशन। तीसरा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? It is defined as फर्मेंटेशन का जानते हैं क्या मतलब है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के प्रेजेंट में जो होता है, जो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, चीजें सड़ती है ना, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फर्मेंटेशन। इट इज डिफाइंड एज द स्लो decomposition of a big organic molecules into simpler कह सकते हो या simpler molecules in presence of enzyme। अब ये एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स जो है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है।
तो ये 3 तरह के रिएक्शन है जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। एंड दिस इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कोक H2SO4, ester and water is formed. This reaction is called esterification. Saponification, it is reverse of esterification, and in this reaction when ester is heated with NaOH solution, then sodium acetate and alcohol is formed, and when sodium acetate is heated with H2SO4 in presence of dilute H2SO4, then alcohol and carboxylic acid is formed. This reaction is called saponification. इस saponification का यूज पता है कहाँ होता है? साबुन बनाने में। जब हम लोग सोप बनाते हैं, सोप का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो होता है saponification जो रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन इज fermentation. It is defined as the slow decomposition of big organic molecules into simpler molecules. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्ट हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उनके प्रेजेंस से ही जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो चेंज हो जाता है। इट में भी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो कैटलिस्ट के लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप अगर नहीं उसको अटेंड किए हैं तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। तो ये सारे केमिकल्स रिएक्शन थे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नाउ द टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या है, जिसको आप बोलचाल की भाषा में साबुन और सर्फ जिसको कहते हैं वो। तो सोप एंड डिटर्जेंट क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट्स आर क्लीनिंग एजेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या है? साफ करने के लिए होते हैं, सफाई करने के लिए होते हैं, क्लीनिंग एजेंट होते हैं। ठीक है। सोप्स क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप। एग्जांपल है यहाँ पे पामिटिक एसिड C15H31COOH, स्टेरिक एसिड C17H35COOH, ओलिक एसिड C17H33 एंड COOH। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं किसके? सोप के। एंड डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? इट इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं इट इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन अमोनियम और सल्फेट साल्ट, और कार्बन की जो संख्या होती है दैट इज 12 to 18। डिटर्जेंट में जो कार्बन की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 to 18 हो जाएगी, और इसमें 15 to 17। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? दैट वाटर विच प्रोड्यूस फोम विथ सोप रिपीटली। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होते हैं जो साबुन के साथ आसानी से काफ़ी जल्दी से झाग प्रोड्यूस करते हैं, वैसे वाटर को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर। एंड हार्ड वाटर जो साबुन के साथ आसानी से झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस फोम विद सोप रैपिडली इज कॉल्ड हार्ड वाटर। वो वाटर जो साबुन के साथ जल्दी से आसानी से झाग दे दे दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। जो आसानी से जल्दी से झाग न दे साबुन के साथ दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब ये सॉफ्ट वाटर जो होते हैं जो हम लोग वाटर पीने के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर में ये हार्डनेस क्यों आती है, कहाँ से आती है? तो देखिए, cause of hardness of water. The hardness of water is due to presence of bicarbonate, chloride and sulfate of calcium and magnesium. जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या तो उसमें MgCO3 होता है, या फिर MgCl2 होता है, या फिर सल्फेट MgSO4 होता है, या फिर यहाँ पे कैल्शियम भी आप लिख सकते हैं CaCO3, CaCl2, MgClSO4, सॉरी CaSO4। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के ये जो साल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो साल्ट होते हैं वो वाटर में अगर प्रेजेंट होते हैं तो वह वाटर जो होता है हार्ड हो जाता है, और इसी साल्ट के प्रेजेंट की वजह से वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे पाता है, और ऐसे वाटर को हम लोग कह देते हैं कि हार्ड वाटर है। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर।
जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड सेकेंड इज टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वो हार्डनेस होता है जो वाटर को हीट करने से रिमूव नहीं होता है। लेकिन टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? वो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है जिसको हम लोग वाटर को अगर हीट करें तो ये रिमूव हो जाए। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल प्रोसेस के यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो रिमूव होता है। और टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वाटर को सिंपली हीट कर देते हैं, तो वाटर के जो टेम्पोररी हार्डनेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये था कि सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्डनेस हार्ड वाटर क्या है, कॉज ऑफ हार्डनेस मतलब उसके कारण क्या है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हार्डनेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का एक ही तरीका है, दैट इज हीटिंग ऑफ वाटर। वाटर को हीट करते हैं तो हार्डनेस रिमूव हो जाता है, बट जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का वो हीट करने से रिमूव नहीं होता है। इसके लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसका यूज करना पड़ता है, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसका यूज करना होता है, और तब जा करके हम लोग परमानेंट हार्डनेस को हम लोग दूर कर सकते हैं। उसके बाद एक और होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लीनिंग एजेंट बट नॉट सोप। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं साफ सफाई के काम तो वो करते हैं, लेकिन वो सोप नहीं होते हैं, केमिकली वो सोप की तरह नहीं प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसमें एक और भी टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लीनिंग एजेंट बट नॉट केमिकली इट इज सोप। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट मीन्स ये है कि जो साबुन है या जो सर्फ है वो कपड़े की सफाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, बोथ सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो सोप होते हैं एंड जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टेल विच नॉन पोलर एंड इज insoluble in water but soluble in oil. It is called hydrophobic. जो साबुन होते हैं या जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड सेकेंड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो होता है ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये जो होते हैं ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट a negatively charged head, it is polar part of soap and soluble in water and it is called hydrophilic head. जो साबुन का जो दूसरा पार्ट होता है that is hydrophilic and it is polar and it is also soluble in water. जो सोप है या जो डिटर्जेंट्स है उसके 2 पार्ट्स हो गए, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोलिक। उसके बाद साबुन किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल एंड यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड दिखाया गया है। द डर्टी इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ डर्टी क्लॉथ बाय अ थिन फिल्म of oil or grease. When dirty clothes is treated with soap and detergent solution, a long chain hydrocarbon dissolve in oil or grease. The soap or detergent ionic mixtures are formed with dirty lying in the center. This lowers the surface tension of water and oily dirty is easily removed from the surface of cloth and cloth are clean. कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कपड़े को सोप के साथ ट्रीट करते हैं, उस पे साबुन रगड़ते हैं, व्हेन ट्रीटेड विद सोप एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जो कपड़े की गंदगी होती है वो अभी ग्रीसी होती है, ऑयली होती है। कपड़े की जो गंदगी होती है वो कपड़े के ऊपर वाले पार्ट पे एक थिन लेयर के फॉर्म में चिपकी हुई रहती है, और गंदगी भी जो होती है वो भी ऑयली होती है, ग्रीसी होती है। जब उसको साबुन के साथ ट्रीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि मिसल का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही मिसल फॉर्म होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो होता है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जैसे ही लो होता है, ये जो मिसल्स का फॉर्मेशन हुआ था ये गंदगी को अपने साथ लेकर के आसानी से कपड़े से बाहर निकल जाते हैं। जब हम लोग कपड़े को वाटर के साथ धुलते हैं तो जो मिसल्स होते हैं
वो कपड़े की गंदगी को अपने साथ लेकर के और पानी के साथ बाहर हो जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारा क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, वो साफ हो जाता है। तो वही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। द डर्टी इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ डर्टी क्लोथ बाय अ थिन फिल्म ऑफ लेयर और ग्रीसी। व्हेन डर्टी क्लोथ इज, मतलब जो गंदगी है कपड़े की, वो एक थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीसी के फॉर्म में कपड़े पर चिपकी हुई रहती है। When dirty cloth is treated with soap and detergent solution, the long chain hydrocarbon dissolve in oil or greasy soap or detergent ionic missiles are formed. जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, डिजोल्व इन ऑयल और ग्रीस, ग्रीस में या ऑयल में वो जो होता है डिजोल्व हो जाता है और मिसिल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मिसिल का फॉर्मेशन जैसे ही होता है वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। वाटर का सरफेस टेंशन कम होने के बाद जो कपड़े की गंदगी होती है वो मिसिल के साथ चिपक जाती है और मिसिल के साथ ही वाटर के साथ रिमूव हो जाती है। इस तरह से जो हमारा डर्टी क्लोथ होते हैं वो साफ हो जाते हैं। उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, हमने पहले ही बताया, वो जो होते हैं सोपलेस सॉप होते हैं। वो सॉप नहीं है, केमिकली जिस तरह से सॉप का फॉर्मेशन क्या होता है उस तरह वो फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन उसमें क्लीनिंग के जो प्रॉपर्टीज होती है वो पाई जाती हैं। और डिटर्जेंट जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, बट सोप जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। लिखा गया है सोप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन इन लेक और रिवर। जो सोप होता है वो 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब इसका जो डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के थ्रू या जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू, इनका डिकम्पोजिशन आसानी से और काफ़ी जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो भी वाटर पॉल्यूशन है नदी में या तालाब में या झील में, वाटर पॉल्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं दिस आर नॉट 100% बायोडिग्रेडेबल, ये 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये आसानी से जल्दी से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे डिकम्पोज नहीं होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक वाटर में बने रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, मछली या जो नदी या तालाब में रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो सोप है उसको अच्छा क्लीनिंग एजेंट माना जाता है और जो डिटर्जेंट है वो अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब सोप की डिटर्जेंट की तुलना में साबुन अच्छा क्यों माना जाता है, तो उसका यही रीज़न है। सोप इज 100% बायोडिग्रेडेबल। 100% बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनके थ्रू ये जो सोप है इनका आसानी से डिकम्पोजिशन होता है और वाटर पॉल्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और उनका आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक वाटर में बने रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और इस वाटर पॉल्यूशन के वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको दिक्कत होती है। इसलिए जो है कि साबुन को हम लोग अच्छा क्लीनिंग एजेंट मानते हैं और डिटर्जेंट को अच्छा उतना नहीं माना जाता है। लेकिन एक जगह पे ऐसा भी होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप। एक जगह ऐसा भी होता है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो अच्छा क्लीनिंग एजेंट माने जाते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट जो होते हैं हार्ड वाटर के साथ, सॉफ्ट वाटर के साथ आसानी से झाग दे देते हैं और कपड़े की सफाई कर लेते हैं, लेकिन सोप ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है वो अब खत्म हो चुका है। लगभग सारे टॉपिक्स हमने लगभग क्लियर कर दिए हैं अपनी ओर से। लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन हमारे हिसाब से एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किया हुआ है, सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किया है। और ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट जो था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये लास्ट टॉपिक था और जिसको हमने डिस्कस किया। और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए। एक चैप्टर और हुआ करता है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर जो है सिलेबस से आपके रिड्यूस कर दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक जो न्यू वाली आई है उसमें आप देखिएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो उस हिसाब से हमको केमिस्ट्री में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 4 ही लेसन पढ़ने हैं और वो चारों हमने कंप्लीट करवा दिया। और आज जो केमिस्ट्री है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग
फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। और आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूँ।